हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग टॉपिक, और ये डिसीजन मेकिंग पर हमारी सेकंड क्लास है। बेटा शुरू से लेके अभी तक आपने अगर वीडियोस को नहीं देखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो ध्यान से देख लो। ऊपर आई बटन के ऊपर आपको लिंक गिवन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट का। उस आई बटन पे क्लिक करके एक लिंक आ जाएगा नीचे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का। उससे सारे के सारे लेक्चर्स अभी तक जो भी मैंने लिए हैं उसको देख लेना। पूरी की पूरी मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म करवा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। अब आपके पास कुछ ऐसा बोलने को नहीं है कि सर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करें तो करें कैसे। ठीक है, मैंने देखा था कि किसी ने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सीरियसली नहीं करवा रखा यूट्यूब पे, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म करवा दूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो कि आप इसको भी अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देते हो। वीडियोस मेरे को पता है आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हो। बताओ सर के चैनल को। आज हम स्टार्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग के सेकंड टॉपिक के साथ। और बेटा हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में हम जो है ना बहुत सारी कॉस्ट सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सर जी ये संक कॉस्ट क्या होती है, शट डाउन कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ओ माय गॉड सर, आज आप इतना सारा पढ़ोगे। सर ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, और इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, और फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा दिल थाम के बैठ जाओ, अपना मतलब चेयर को पकड़ लो और फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फटाफट मैं क्या करवाऊंगा, एक एक चीज़ को समझा दूंगा। अब सर आप हमें इतनी सारी चीज़ें क्यों समझाने वाले हो? बेटा छोटे छोटे ना क्वेश्चंस निकल के आते हैं 5-5 नंबर के। आपसे पूछ लेंगे फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है 5 नंबर में बताओ, आउट ऑफ पॉकेट बताओ 5 मार्क्स में क्या होती है, तो एक बड़ा सा 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बन जाता है। और फिर आगे जाके जब हम क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो ये सारी कॉस्ट यूज हो रही होती है कि कन्वर्जन कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट। फिर पागलों की तरह देखते रहते हो इधर उधर वीडियोस के सर इसमें अब ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा हमें। क्यों नहीं आता क्वेश्चन समझ में? बिकॉज ध्यान से थ्योरी को सीखते नहीं हो। बेटा प्रैक्टिकल कब आएगा? जब आपको थ्योरी आती होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के अंदर जो जो चीज़ें यूज होती हैं, जो वर्ड्स यूज होते हैं, वो कहाँ से पढ़े जाएंगे? थ्योरी से पढ़े जाएंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देख लो। अब देखो संक कॉस्ट मैं फटाफट से आपको सिखाता हूँ कि सर ये संक कॉस्ट क्या होती है। ध्यान से देखो, संक कॉस्ट इट इज द कॉस्ट विच हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड और संक इन द पास्ट। मतलब पहले के टाइम पे आपने क्या कर दिया था, खर्चा कर दिया था। आज उस खर्चे का हमारे प्रोडक्ट के फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं है। मान लो कि जैसे मान लो मैंने एक कोचिंग क्लासेस ओपन करी, तो मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी थी शुरू में। या फिर मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा, ठीक है, एक ईयरफोन्स मैंने लॉन्च करे, और मैंने इनकी क्या कर दिया, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर दिया। तो अब बेटा वो जो खर्चा जो मैंने कर दिया, क्या उसका मेरे इस प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है आज के टाइम में कि नहीं है? सर नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजिंग ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्चिंग। तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपने एडवर्टाइजिंग करी, बड़े से एक सेलिब्रिटी को बुलाया, रिबन वगैरह कटवा दिया, वो क्या होती है? संक कॉस्ट होती है फॉर टेकिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूंस ऑफ प्रोडक्ट। क्या आज हमें इस प्रोडक्ट को चलाना है कि बंद करना है? क्या उसका उस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से कुछ लेना देना है क्या? नहीं सर। इस प्रोडक्ट को हमें फ्यूचर में चलाना है या नहीं चलाना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसकी सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि इसकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसी ये जो संक कॉस्ट है ये नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए जब आपसे क्वेश्चन आएगा क्या हमें संक कॉस्ट को यूज करना चाहिए, तो नहीं यूज करना दोस्तों, नहीं यूज करना। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट आर संक कॉस्ट। पुराने टाइम में आपने जो खर्चा जो कर दिया वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। दे प्ले नो रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द करंट पीरियड। तो डिसीजन मेकिंग में इनका कोई भी रोल नहीं होता। संक कॉस्ट डू नॉट अफेक्ट फ्यूचर कॉस्ट एंड कैन नॉट बी चेंज बाय एनी करंट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और ये इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए भी। ठीक है, तो क्या क्या सीखे आप संक कॉस्ट के बारे में? सर ये वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी हम पहले के टाइम पे क्या कर चुके हैं, खर्चा कर चुके हैं। आज का इनका हमारे करंट पीरियड के डिसीजन मेकिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। संक कॉस्ट को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। और एक आप क्या दे आओगे, एग्जाम्पल दे आओगे, यही एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग का। तो संक कॉस्ट हम लोगों ने सीख ली। बेटा नेक्स्ट सीखेंगे शट डाउन कॉस्ट। क्या सीखेंगे? शट डाउन कॉस्ट क्या होती है? शट डाउन कॉस्ट, समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू कंप्लीटली शट डाउन द टेम्परली शट डाउन द फैक्ट्री। कभी कभार क्या हो जाता है सर, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने काम को बंद करना पड़ता है। जैसे मान लो कोविड की सिचुएशन आ गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो लोगों को 6-6 महीने तक अपनी शॉप को क्या करना पड़ा था, फैक्ट्री को बंद करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि सर अगर हम खुले रखेंगे तो हमें अननेसेसरी बहुत सारा खर्चा पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ट्रेड डाउन टर्न।
तो सर हमारा जो प्रोडक्ट है अभी वो दुनिया ज़्यादा पूछ नहीं रही, ज़्यादा चल नहीं रहा, तो अभी के टाइम हम इसको क्या कर देते हैं, इसकी प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं विद द व्यू टू री ओपनिंग इट इन फ्यूचर। हमने क्या सोचा कि यार आज ये वाला डिज़ाइन जो है ना लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम 6 महीने के बाद आएंगे, लेकिन 6 महीने तक हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, नया डिज़ाइन बनाते हैं ताकि लोगों को नया डिज़ाइन अच्छा लगेगा। 6 महीने के बाद हम दूसरे नए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो। तो मतलब आप बंद कर रहे हो ताकि आप इसको फ्यूचर में खोलो, परमानेंटली बंद नहीं कर रहे, टेम्पररी बंद कर रहे हो, फ्यूचर में आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। इफ सेलिंग प्राइस इज अबव द वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से समझना, अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो किससे ज़्यादा है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, इट इज़ बेटर टू कंटिन्यू। फिर आपको अपनी फैक्ट्री को, अपने यूनिट को बंद नहीं करना अगर आपका सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, बिकॉज लॉसेज आर मिनिमाइज्ड, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के आपके लॉसेज ज़्यादा नहीं है। तो ये वाली जो कॉस्ट जो होती है ना, ये क्या होती है दोस्तों, रेलिवेंट होती है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो शट डाउन कॉस्ट, जब भी आपको डिसीजन लेना है, अब तुम सोच रहे हो, कभी अपने आप को इमेजिन करते हो हम किसी बड़ी सी कंपनी में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर, हम कल को सीईओ बन गए, सीएफओ बन गए, तो हमें पता तो होना चाहिए दिमाग से कि कौन सा जो कॉस्ट है वो हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी कॉस्ट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बच्चों जो संक कॉस्ट है वो रेलिवेंट नहीं थी, संक कॉस्ट को देखना मत डिसीजन मेकिंग के लिए, और शटडाउन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। सर बात करते हैं फिक्स कॉस्ट, ये तो मैंने आपको समझा रखा है पहले वाली वीडियोज़ में। सर ये जो फिक्स कॉस्ट होती है सर, ये तो लगेगा ही लगेगा, फॉर एग्जाम्पल रेंट। अब आपकी चाहे प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी आप इंक्रीज करो, प्रोडक्शन ज़्यादा करो या प्रोडक्शन को कम करो, बेटा ये तो लगेगा ही लगेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन थोड़े से पीरियड के बाद ये क्या होएगा, चेंज होएगा। जैसे मान लो आज आपने एक जगह ली रेंट पर, रेंट कितना पे करना था, 10,000 रुपीज़ पे करना था। मकान मालिक ने बोला हर एक साल में मैं आपका 10% से रेंट क्या करता रहूँगा, इंक्रीज़ करता रहूँगा। अब नेक्स्ट ईयर पूरा साल आपको कितना रेंट पे करना है बच्चों, अगर 10% से बढ़ गया तो 11,000 रुपये पे करना है, समझे मेरी बात। तो कुछ टाइम पीरियड तक ये जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड रहती है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ये कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। ओके जी, चलो सर बात करते हैं किसकी, कमिटेड कॉस्ट की। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट है कि डिसीजन मेकिंग के लिए, सर ये रेलिवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। बात करते हैं किसके साथ, कमिटेड कॉस्ट के साथ। कमिटेड कॉस्ट क्या होती है, सर कमिटेड कॉस्ट होती है कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम प्रायर डिसीजंस, आपने पहले कोई डिसीजंस ले लिए विच कैन नॉट इन द शॉर्ट रन बी चेंज, और उन डिसीजंस को आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटरिंग इनटू इररिवोकेबल एग्रीमेंट्स फॉर द रेंट, आपने किसी के साथ एक रेंट का एग्रीमेंट कर लिया, आपने एक बंदे को बोल दिया भाई मैं तेरी जगह रेंट पे लूंगा, उसने रेंट का एग्रीमेंट बना लिया और उसने क्या कर दिया, कमिटमेंट ले लिया आपसे कि आप 12 मंथ से पहले मेरी जगह को खाली करके नहीं जा सकते। अब एक बात बताओ, आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा अच्छे से, कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो क्या आप ये डिसीजन ले सकते हो क्या मेरा रेंट वापस मिलेगा क्या, भाई वो वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट कर रखी है सामने वाले से, वो आपको 12 महीने से पहले आपके पैसे, मतलब 12 महीने तक आपको रेंट पे करना पड़ेगा, वो आपको खाली नहीं करने देगा, ठीक है। आपने किसी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन कर ली, किसी के साथ हाथ मिला लिया, आपने कमिटमेंट कर दी कि भाई मेरे 2 साल तक मेरी कंपनी तेरी कंपनी के साथ काम करेगी, आप क्या उसके डिसीजन को वापस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। कमिटेड कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज इस डिसीजंस को आप चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर आप इनको क्या कर सकते हो बच्चों, चेंज कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर खबरदार आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। आ रहा है ना अच्छे से समझ में सारी चीज़ों को, आ रहा है ना। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, नीचे कमेंट करके बता दो सर आपका सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, और दोस्तों के साथ भी क्या कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो सर बात करते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के साथ। सर के क्या होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट का होता है हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, हमें खर्च करना है तो इसमें खर्चा करेंगे, जितना खर्चा करना है उतना खर्चा करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, कि अपने मन के हिसाब से हम खर्चा कर रहे हैं। जैसे मार्केटिंग में खर्चा करना है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर खर्चा करना है लोगों की, तो ये क्या होती है डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कॉस्ट whose amount within a time period is determined by decision taken by the appropriate budget holder। तो ये जो डिसीजन मेकर है ये क्या करेगा, अपने मर्जी के हिसाब से इस कॉस्ट के ऊपर क्या करेगा, खर्चा करेगा। अब जो बजट होल्डर था, जो बंदा जो बजट जो बना रहा था, जिसको हम डिसीजन मेकर भी बोल सकते हैं, अब उसका मन था कि मार्केटिंग के ऊपर इस महीने हम 50,000 का खर्चा करेंगे, रिसर्च के ऊपर 60,000 का खर्चा करेंगे, और ट्रेनिंग पर 2 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। अब हो सकता है अगले महीने ये इस बजट को चेंज कर दे, हो सकता है वो मार्केटिंग में बोल रहा है कि मैं 1 लाख का खर्चा करूंगा, ठीक है।
इसको बेटा और क्या बोला जाता है, इसको मैनेज्ड और पॉलिसी कॉस्ट भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, अवॉइडेबल। आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हो। आपने बोला कि इस महीने मैं मार्केटिंग का खर्चा नहीं करूंगा तो मत करो इस महीने मार्केटिंग का खर्चा, तो इसलिए मैंने बोला ये मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, पता नहीं कैसे लिखते हैं, मेरी मर्जी। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। इसकी बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो था जो आपने गवा दिया। जैसे मान लो कल को अगर एक बंदा डॉक्टर बन गया तो उसके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकता था, सर्जरी वगैरह कर सकता था, सर्जन बन सकता था, या फिर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता था। अगर मान लो एक डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो जो दूसरा ऑप्शन था कि उसको दूसरे हॉस्पिटल में काम करके सैलरी मिल सकती थी, क्या वो मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आज मैं हूँ तुम्हारा टीचर मिस्टर शैल शर्मा, मेरा नाम क्या है, शैल शर्मा। सर मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, या तो मैं क्या कर सकता था, जॉब कर सकता था, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि सर मेरे को टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं अपना इंस्टीट्यूट खोल दूँ। तो मैंने क्या करा कि सर मैं टीचिंग करूँगा। लेट सपोज अगर मैं टीचिंग से पैसे कमा रहा हूँ 10,000 रुपीज़, कितने पैसे कमा रहा हूँ 10,000, और जॉब में अगर मैं होता तो कितने पैसे कमा रहा होता, लेट सपोज 60,000 रुपीज़। सर आपने टीचिंग के ज़्यादा कम रख दी, ओके बढ़ा देते हो। मान लो मैं टीचिंग में कितने पैसे कमा रहा हूँ 50,000, जॉब कर रहा होता तो कितने पैसे कमा रहा होता, 60,000 कमा रहा होता। अब बेटा मैंने ये टीचिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करा ना, लेकिन किसकी कॉस्ट पे करा सर, इस कॉस्ट पर करा। अगर आप देखो तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो बच्चों मैं हर महीने कितने लॉस पे काम कर रहा हूँ, हर महीने मैं 10,000 के लॉस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये वाला डिसीजन मेरे लिए क्या नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था। अब जैसे मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, आपने कल को बहुत अच्छी सी डिग्री ले ली, आपको जॉब मिल रही है 1,00,000 रुपए की, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट करा, वो बिजनेस में अभी आप कमा पा रहे हो 60,000, तो एवरी मंथ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है, 40,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। तो जो 10,000 है ना बच्चों, ये क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हर महीने मैंने जो अपना जो डिसीजन जो लिया उससे मैं कितने पैसे गवा रहा हूँ, 10,000 रुपये गवा रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अभी जैसे मान लो, देखो अगर आप अभी इस टाइम पे कुछ कर रहे हो ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे। अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे गाने की वीडियोस नहीं देख पा रहे, है ना, सॉन्ग्स की वीडियोस नहीं देख पा रहे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्लास लेने की कि सर हम फन नहीं कर पा रहे, एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहे। और बहुत से बच्चे हैं जिनको मेरी क्लास को देखते ही क्या हो जाते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाते हैं। उनके लिए एंटरटेनमेंट ही क्या है, मेरी क्लास है। और बहुत से ऐसे नालायक बच्चे हैं जो सिर्फ पेपरों के टाइम पे मेरी क्लास को देखते हैं, बाकी टाइम पे तो इधर उधर गाने सुनते रहते हैं, है ना। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड व्हेन वन कोर्स ऑफ एक्शन इज चोजन। तो जब आप एक कोर्स ऑफ एक्शन को आपने चूज कर लिया तो दूसरे का जो बेनिफिट आपका सेक्रीफाइस हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक बंदा है, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब कर सकता हूँ। बेटा अगर उसने डिसाइड करा कि वो अपना बिजनेस कर रहा है तो वो जॉब से पैसे नहीं कमा सकता, तो जो वो नहीं कमा सकता उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ द मेजर ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन। बेनिफिट जो हमने जाने दिया, आज मैंने बोला कि मैं टीचिंग करूंगा तो मैंने अपनी जॉब का बेनिफिट जाने दिया ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्योर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट। ये पूरी की पूरी क्या है, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट है। तो ये रेलिवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। मान लो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है जीवन में। मैंने कहा कि भाई मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ। तो उसने पूछा भाई क्या कमा लेता है, मैंने बोला यार मैं 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा लेता हूँ। ठीक है, वो कहने लग गया अच्छा। तो मान लो मोटा मोटी पूरा साल का कितना निकल के आया सर, 6,00,000 रुपये साल का निकल के आया। मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है, कह रहा भाई मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो 2,00,000 रुपये की महीने का कमा रहा हूँ। कितना कमा रहा हूँ मैं, 2,00,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ। वैसे 2,00,000 रुपये नहीं था, वो था 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ, 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो मैं साल के कितने पैसे कमा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, कमा रहा हूँ 12,00,000 रुपये। मेरे दोस्त ने बोला दिस इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ मी। अब ध्यान से समझना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ। अब ध्यान से देखना, फ्रेंड ने बोला कि वो 12,00,000 रुपये कमा रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, मेरे को भी बता दे ऐसी कौन सी स्कीम है, कहाँ तू लक्ष्मी चिट फंड में पैसे लगा रहा है क्या, किस दिन में पैसा डबल। उसने बोला भाई ऐसा नहीं है। मैंने कहा बता फिर तू क्या कर रहा है। वो कह रहा भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अब देखो मेरा बिजनेस तो किस चीज़ का है, सर्विसेज का बिजनेस है। उसका जो बिजनेस था गुड्स का बिजनेस था, कुछ सामान वो बेचता था। मैंने कहा भाई घर वालों ने कितने पैसे लगा के दे रखे हैं तेरे को। उसने बोला भाई घर वालों ने 1 करोड़ रुपए देकर मेरी क्या डाल दी, दुकान डाल दी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर तू आज इस दुकान पे नहीं बैठा होता, अगर तू अपने पेरेंट्स से 1,00,000 रुपए नहीं दे, 1 करोड़ रुपए नहीं लेता, तो ये 1 करोड़ रुपए उनके बैंक अकाउंट में पड़े होते। उसने बोला सर बात तो सही है।
मैंने कहा उस 1 करोड़ का 8% पर एनम का क्या आ रहा होता, इंटरेस्ट आ रहा होता बैठे बैठे घर पे। तो मैंने कहा 8 लाख रुपए तो घर बैठे बैठे आ रहा होता साल का। कह रहा भाई बात तो सही है। मैंने कहा तेरी जो दुकान है वो तेरी खुद की है कि किराए की? उसने बोला भाई खुद की दुकान है, हम थोड़ी ना किराए की दुकान पे काम करेंगे। मैंने कहा अगर तू उस दुकान को रेंट पे दे देता है तो कितना रेंट आता? उसने बोला अगर भाई मैं उस दुकान को रेंट पे दे दूँ तो 40,000 रुपये का रेंट आएगा। कितने का रेंट आएगा बच्चों? 40,000 रुपये का। लेकिन वो उस दुकान को रेंट पे दे रहा है, खुद यूज कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, तो बेटा रेंट का लॉस हो रहा है उसको। यहाँ पर उसको इंटरेस्ट का लॉस हुआ। यहाँ पे उसको किसका लॉस हुआ? इंटरेस्ट का लॉस हुआ, क्योंकि ये पैसा उसने अपने बिजनेस में लगा रखा है, बैंक में पड़ा होता तो इंटरेस्ट कमा रहा होता। और यहाँ पे किसका लॉस हुआ? रेंट का लॉस हुआ। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 4.8 लाख रुपीज़। मैंने कहा भाई एक बात बता, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तेरे को जॉब मिल जाती तो कितने की जॉब कर लेता आज की डेट में तू? उसने बोला भाई मेरे को 30,000 की जॉब तो मिल सकती थी। मैंने कहा बेटा साल के कितने हो गए? तो बोला भाई 3.6 लाख रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पर इसको ये वाला जॉब का लॉस हुआ, यहाँ पे रेंट का लॉस हुआ। तो बेटा इसको कितने लॉस हुए? सर पहला लॉस हुआ इंटरेस्ट का लॉस, जो कि कितना हुआ? 8 लाख रुपए का। दूसरा इसको लॉस हुआ रेंट का लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4.8 लाख रुपीज़ का। और बेटा एक हुआ इसको जॉब का लॉस, जो था 3.6 लाख रुपीज़ का। इसका टोटल लगाने एक बार कितना हुआ? 8 और 4 12, 15 प्लस 15 लाख प्लस 1,40,000, तो 16,40,000 हो गया ना? कितना हो गया? 16,40,000। मैंने कहा मेरे मूर्ख दोस्त, तू कितने पैसे कमा रहा है? 12 लाख, वो भी इतनी मेहनत करके। मैंने कहा इतनी तू मेहनत नहीं करता तो भी फिर भी कितने पैसे लगा लेता? 16.4 लाख रुपीज़। मैं कह रहा हूँ अगर तू जॉब भी नहीं करता तो भी कितने पैसे कमा लेता? 12.8 लाख रुपीज़ कमा लेता ना। तो 80,000 का तो फिर भी तेरे को हर महीने का क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। तो मैंने कहा तू ज़्यादा अच्छा चल रहा है कि मैं ज़्यादा अच्छा चल रहा हूँ? मैंने कहा मैंने तो घर वालों से 1 रुपये भी नहीं लिए, फिर भी मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बंदा चुप हो गया एक बार। क्या हो गया? चुप हो गया। क्यों? क्योंकि भाई ये पैसे तो फ्री के वो क्या कर रहा है? गवा रहा है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कभी भी आप लोग डिसीजन लो तो हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रूर ज़रूर देखो। फिर बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से क्या होती है दोस्तों? आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा ये एक्सट्रीमली यूजफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट तो ज़रूरी होती है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? मान लो आपके पास दो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी था। तो ऑप्शन ए की जो टोटल कॉस्ट है उसके बीच में जो भी डिफरेंस है, मान लो ए ऑप्शन के अंदर आपके पैसे लग रहे थे 10 लाख रुपए, बी ऑप्शन में पैसे लग रहे थे 12 लाख रुपए, इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 2 लाख रुपए। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 लाख रुपए। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। दो ऑप्शंस की, ऑप्शन ए अगर मेरे को चूज करना है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे घर से? 10 लाख रुपए। ऑप्शन बी अगर चूज करना है तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 12 लाख रुपए। दोनों में कितना डिफरेंस हो गया सर? 2 लाख रुपए का। तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड टू असेस डिसीजन मेकिंग। अब मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों ऑप्शन में प्रॉफिट एक बराबर है, मान लो 10 लाख रुपए कमा लगाकर भी मैं कितने पैसे कमाऊंगा? 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। और 12 लाख रुपए लगा के भी कितने पैसे कमाऊंगा? 1 लाख रुपए। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? ऑब्वियसली सर ए वाला चूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए लग रहा है। इट इज़ कैलकुलेटेड टू असेस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को हेल्प करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो एक्टिविटी के साथ इस कॉस्ट में क्या आता है? चेंज आता है। अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो लागत भी ज़्यादा लगेगी। व्हेन द डिफरेंस इन टू ऑल्टरनेटिव्स इंक्रीज, मान लो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अगर वो इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अगर इन दोनों ऑप्शंस के बीच में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इसके ऊपर शानदार हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं इसको और अच्छे से आपको क्या करवा पाऊंगा? एक्सप्लेन करवा पाऊंगा। दो आपके पास इन्वेस्टिंग ऑप्शंस है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो इंक्रीज होता है कॉस्ट का, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं, और अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंटल कॉस्ट बोलते हैं। बेटा एक होते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं, परचेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? परचेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, परचेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट, एक एसेट को अगर आपको रिप्लेस करना है, हटा के नई एसेट को लेकर आना है, तो नई एसेट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा? परचेज प्राइस होगा, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट इन रेलिवेंट कॉस्टिंग बिकॉज इट, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल दैट इज इन कॉन्स्टेंट यूज। मान लो आपके पास एक मटीरियल है जो कि बार बार आपके यूज होता रहता है प्रोडक्शन के लिए,
तो अगर मान लो वो खत्म हो जाता है तो दोबारा से उसको लेकर आना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी बेटा, उसका जो परचेज प्राइस होगी, उसकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो ही क्या होगी, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है, बात करते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट जैसे मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया उसी की तरह आपका क्या होता है, इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है। एक होता है आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। क्या होती है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर करंट कैश पेमेंट टू आउटसाइडर्स, जो कि आप बाहर वालों को पैसे दे रहे हो। जैसे आपने किसी को रेंट पे करा, वेजेस पे करी, सैलरीज पे करी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने पे करे, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये यूजफुल होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग के लिए यस, आप आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट को कंसिडर करते हो। बात करते हैं फ्यूचर कॉस्ट। तो द पास्ट कॉस्ट इज हिस्टोरिक एंड संक कॉस्ट। जो पुरानी कॉस्ट जो होती है, हिस्टोरिक कॉस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। वो तो भाई पहले ही हो चुकी है ना, अब उसके अंदर क्या डिसीजन लोगे, तो डिसीजन मेकिंग के लिए काम की नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आप जो खर्चा करने वाले हो वो क्या होती है, रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो भाई ये फ्यूचर कॉस्ट जो होती है वो ज़रूर रेलिवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको कंसिडर करना चाहिए आपको डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, बात करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट की। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आपने मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स में, आप मटेरियल लेकर आए, मशीन्स के ऊपर उसको डाला और फिर उससे क्या निकल के आया, फिनिश गुड्स निकल के आया। तो उसके अंदर जो भी लेबर लगी, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, जो भी प्रोडक्शन का खर्चा लगा, वो क्या होती है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। और वो भी इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स के अंदर, लेबर के थ्रू, एक्सपेंसेस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। और बच्चों आपको वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये आपको मैंने पहले सिखा रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है आपके डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। इतनी सारी कॉस्ट को हमने क्या करा है, डिस्कस करा है अच्छे से। बेटा अच्छा खासा थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, ऐसे शैतानों की तरह मत बंद करके भाग जाया करो एकदम।